सो हेलो एवरीवन, आई होप आपने लास्ट लेक्चर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देख लिया होगा और हमारे आप टेस्ट में भी इनरोल हो गए होंगे, जो हमने आपको फ्री टेस्ट भी करवाया था अवेलेबल। सो इस लेक्चर में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे हैं। जैसे में हम अब बात करते हैं, शुरू में एक आध मिनट ओवरव्यू देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ओवरव्यू में हमने देखा है भाई, हमने बहुत ही पहले बेसिक बेसिक इंट्रो देखा है, क्या क्या सॉल्यूशन वगैरह होते हैं। बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट, अगर वो उसकी जो स्टेट्स होती हैं, लिक्विड लिक्विड एंड ऑल, लिक्विड सॉलिड है तो क्या क्या नाम होंगे। उस पे एक आध क्वेश्चन भी हमने देखा, क्योंकि पीवाई क्यू में आया हुआ था तो हमने सोचा कि उसको भी कवर कर लेते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ पे ओ आएगा। रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ हमने देखा है। उस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए थे, पर से इस पे इतने नहीं आए हुए थे, बट हाँ इस पे थे क्वेश्चन, वो सारे हमने कवर करे हैं। देन उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, वो सब हमने डिस्कस करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाए हैं इस लेक्चर में। साथ ही साथ फिर हमने वेंट ऑफ फैक्टर की बात करी, आई के बारे में। सो ये हमने कुछ चीजें देखी, एंड देन अब बात करते हैं हमने क्वेश्चन की, जो कि हम साथ साथ करते ही है कवर। वो भी हमने अराउंड, जो क्वेश्चन की बात करूं मैं तो 30 क्वेश्चन के अराउंड, अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन करें। साथ ही साथ हमने होमवर्क भी दिया है, तो आप होमवर्क को जरूर अपने कमेंट में बताइएगा, ताकि एक इंटरेक्शन बिल्ड हो सके। यहाँ पे वेंट ऑफ वेक्टर और हमने रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस जैसा कंसेप्ट भी समझा है इसी लेक्चर के अंदर। हमने इलेक्ट्रोलाइट वगैरह सब बारे में समझ लिया, वेंट ऑफ वेक्टर का पूरी डिटेल जान ली है, और अच्छे खासे क्वेश्चन भी करे हैं। सो अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करते रहिए। हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ऐप मिल जाएगी, वहां से जाके हमारी ऐप में एनरोल हो जाइए। हमारे पास यहाँ पे सारे क्यूआर कोड दिख रहे होंगे आपको, अगर मैं पर्सनली भी कनेक्ट होना है तो आप पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। एंड देयर इज एन इंटरेक्शन, हमारे बीच में एक इंटरेक्शन होगा, तो बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन में भी एक बूस्ट जरूर मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हमारे पास मिक्सचर में हमारे तरीके, सबसे पहले मिक्सचर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दो और मोर सब्सटेंसेस का होता है। अब मिक्सचर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में बताया हर तरीके से यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, और हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म होता है। बहुत बेसिक बात है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर हमारे पास जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें आता है ट्रू सॉल्यूशन, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। देन कोलोइड और सस्पेंशन इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, सो हमें जो कवर करना है वो ये वाला पार्ट करना है, दैट इज ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले सोल्यूशन होता क्या है। जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो किसी भी दो चीजों से बनता है, जो कि होती है, एक होती है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जिस चीज को हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं, किसमें, सॉल्वेंट में। मतलब सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिसॉल्व कर रहे होते हैं, सॉल्यूट वो जिसको डिसॉल्व कर रहे होते हैं। ये है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफरेंस। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखे हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है स्टेट ऑफ सॉल्यूट। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूट है, वो सॉलिड हुआ, और लिक्विड हुआ, और वो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड हुआ, तब हम उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कुछ यहाँ पे, जैसे सी वाटर हो गया, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, ये हुआ है। इसको एक बार आप रीड कर लीजिए, सॉलिड सॉलिड में मेटल अलॉय सच एज ब्रास ब्रोंज, ये सारे एग्जांपल्स हैं। देन अगर सॉलिड हमारे पास सॉल्यूट है और उसको हम गैस में करेंगे, तो आयोडीन इन एयर एक एग्जांपल दे दिया। I2 होती है ना वो, आयोडीन वो। देन लिक्विड लिक्विड होगा तो हम उसको कह देते हैं गैसोलीन या फिर इथेनॉल इन वाटर। अगर हमारे पास सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तब हम उसको कह देते हैं गैसोलीन। तो इसी तरीके से आप ये हिसाब से आप एक बार रीड कर लिएगा। ये इसमें ऐसे एक आधी क्वेश्चन आया हुआ था, आई गेस गैसोलीन वाला आया हुआ था शायद पीवाईक्यू में क्वेश्चन। बाकी ऐसा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इस टॉपिक की। देन अब हमारे पास आ जाता है बाइनरी ट्रू सोल्यूशन। बाइनरी ट्रू सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स क्या मतलब, एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट ही होता है जनरली। इसी को हम कहते हैं कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट। अब यहाँ पे तीन टर्म्स लिखे हुए हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सबसे पहले अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, लेट्स सपोज ये वाटर है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ हमारी शुगर। अब मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड करी, डिजोल्व करी, शुगर एकदम गायब हो जाती है जैसे हो जाती है। देन हमने फिर और ऐड करी शुगर, तो वो भी डिसॉल्व हो गई। तो इसका मतलब अभी इसमें शुगर डिसॉल्व हो रही है, मतलब इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, शुगर है, वो ऐड होए जा रहा है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसका मतलब इसकी सैचुरेशन अभी नहीं आई है, अभी ये अनसैचुरेटेड है। बट एक टाइम ऐसा आएगा, मैं शुगर डालूंगा एक और थोड़ी सी, जैसे ही मैंने हल्की सी शुगर डाली, मैं पहले अच्छी खासी शुगर ऐड करता गया करता गया करता गया। अब एक पॉइंट आएगा, मैंने हल्की सी शुगर ऐड करी, तो मैं देखूंगा वो डिसॉल्व नहीं हो रही। तो जब वो डिसॉल्व नहीं होगी, तो उस पॉइंट को मैं कहूंगा अब मेरा सोल्यूशन हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब जब शुगर डिसॉल्व हो रही थी, दैट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, कंटेन्स मैक्सिमम या फिर इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी गिवन, मतलब जो मैक्सिमम सॉल्यूट या मैक्सिमम शुगर जो डिसॉल्व हो सकती थी वाटर में, वो हमने कर दी है।
देन उसके बाद सुपर सैचुरेटेड कंटेन्स ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मैंने वही कहा कि हमारा सॉल्यूशन जब सुपर सैचुरेटेड होगा हम डालेंगे तो हमें आप कह लीजिए प्रेसिपिटेट भी दिख सकता है एंड ऑल ये सब चीजें होंगी। सो ये थोड़ा सा बेसिक था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इंपॉर्टेंट थोड़ा। अब सबसे पहले मोलैरिटी क्या चीज होती है। एक सॉल्यूट है हमारे पास, उसको मैं किसी भी वॉल्ट उसमें डाल रहा हूँ सॉल्वेंट में। तो अगर मेरे पास सॉल्यूट होगा उसका कुछ वेट होगा, उसका कुछ मोलर मास होगा, तो मुझे मोल्स पता होंगे। तो जो मोलैरिटी होती है वो कहती है कि कोई भी हमारे पास सॉल्यूट है उसको आपने डिसॉल्व कर दो किसमें, किसी भी सॉल्वेंट में। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उससे आप डिवाइड कर दो मोल से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में हो, तब हम कहेंगे उस टर्म को मोलैरिटी। इसका मतलब ये है, इसका फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं एक्यूरेटली कहूँ कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में, उसको मैं कहूंगा मोलैरिटी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है कितने में, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, इसको मैं कहता हूँ मोलैरिटी। अब ये बताइए आप, वॉल्यूम जो है क्या वॉल्यूम चेंज होती है, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होती है। यस वी ऑल नो वॉल्यूम चेंज होती है, किसी भी लिक्विड की इवेपोरेशन एंड ऑल होती है तो वॉल्यूम चेंज होती है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ये हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अब आती है एक चीज, 1 मोलर सोल्यूशन। मोलर इज दी एसआई यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोलर। तो हम कहते हैं जब मोलैरिटी मोल पर लीटर, या फिर खाली एम लिख दीजिए जिसको हम कहते हैं मोलर। देन एक आता है सेमी मोलर, सेमी का मतलब हाफ, तो एम 0.5 हो गई मोलैरिटी। डेसी मतलब 0.1, सेंटी मतलब 0.001, मिली मतलब 10⁻⁻³ दैट इज दिस। तो ये कुछ टर्म्स है। देन अब आती है मोलैलिटी, एक चीज आती है मोलैलिटी। अब हमने बात करी है यहाँ पे मोल्स को हमने करा है किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। यहीं पर हम लेंगे मोल्स को हम डिसॉल्व करेंगे किसी भी mass of solvent में, that has to be in kg. Molality is basically number of moles present in 1 kg of solvent, mass of solvent in kg। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मोल्स पर किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया, एसआई यूनिट जो हुई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ये मास पे डिपेंड है, तो इसमें जो मास तो कोई चेंज होता नहीं हमें पता है। तो ये हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। वैसे ही 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया हमारा, 1 मोलर, सेमी मोलर हो गया m/2 मतलब हाफ, देन डेसी ये, देन सो ऑन। तो ये हमारे कुछ मोलरिटी के बारे में थे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, उससे पहले हमारे पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वही हमने पीछे देखा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हमारी मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी नहीं होती। आगे मोल फ्रैक्शन दे रखा है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास किसी भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट भी है सॉल्यूट भी है, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा उसको मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखे तो मैं लिखूंगा उसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें मोल्स का गेम आ रहा है सारा, उसका तो कोई जान नहीं रहा, वॉल्यूम की कोई टर्म नहीं आ रही, तो ये वॉल्यूम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। देन परसेंटेज मास इज इक्वल टू बेसिकली मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। लेट से मास ऑफ परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू 100 कर देंगे तो ये हमारी परसेंटेज मास का फॉर्मूला आ जाता है। सो ये इसमें भी कोई वॉल्यूम की टर्म नहीं आ रही, तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट होती है। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा सीधा सा मोलैरिटी। सो आता है सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। तो कोई भी सोल्यूट है हमारे पास, उसकी सोल्यूबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी किसी भी सॉल्वेंट में। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट होती क्या है, सबसे पहले सोल्यूबिलिटी सोल्यूट को होती है कि कोई हमारे पास सोल्यूट है और हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है। एक सॉल्यूशन है हमारे पास, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड क्यों होगा, क्योंकि आपने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिया होगा, जिसके बाद ये हमारे पास और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा होगा। अब उस सैचुरेशन पॉइंट पर कितना हमारे पास कितने मोल्स बेसिकली सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं हमारा पर यूनिट वॉल्यूम। यस इट हैज टू बी फोकस कि हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अच्छा यहाँ टेम्परेचर की बात इसलिए हो रही है, जैसे ही हम अगर लिक्विड्स में जनरली अगर हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। पानी और चीनी का ही केस ले लेते हैं, हमने वो चीनी वो करी डिजोल्व हो गई, फिर हमने थोड़ी देर बाद देखा अब नहीं हो रही डिजोल्व, तो अगर हम उसको हीट करेंगे ना तो वो डिजोल्व होने लगेगी। सो ये होता है टेम्परेचर का फर्क, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर लिख रखा है। तो अब यहाँ पे सोल्यूबिलिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड एज मोल पर लीटर ही होती है। अब ये इतना काम करनी है, काम के इसके फैक्टर्स हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कंपोनेंट्स विद सिमिलर केमिकल कैरेक्टर आर मोर रेडिली सॉल्यूबल। जैसे कि हमने पता है लाइक डिसॉल्व लाइफ का कि आयनिक में आयनिक जनरली डिसॉल्व होते हैं, कोवलेंट में कोवलेंट डिसॉल्व होते हैं, तो ये इसका मतलब है। देन आता है टेम्परेचर। अगर हमारे पास सॉलिड्स इन लिक्विड है
फॉर एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हम सबको पता है कि क्या होता है एंडोथर्मिक में, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है किसी रिएक्शन में, और एक्सोथर्मिक में जिसमें हीट रिलीज होती है। तो हमारी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर कोई भी हमारे पास सॉल्ट है, वो हमारे पास पता है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस करेगी, तो उसमें जो सोल्यूबिलिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर से। बट अगर वहीं एनर्जी रिलीज होगी, हमें एनर्जी मिलेगी, तब जो है सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक चीज है गैसेस इन लिक्विड। गैसेस इन लिक्विड का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अब जो सोल्यूबिलिटी होती है गैस की वो डिक्रीज कर दी है टेम्परेचर बढ़ाने पे। मान लीजिए कोई गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसी सॉल उसमें है, दैट इज हमारे उसमें किसी भी उसमें सॉल्वेंट में, मान लेते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में, गैसेस इन लिक्विड की बात चली तो लिक्विड में ही गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैसेस की हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी हुई इंक्रीज। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, मतलब इनकी मूवमेंट फास्ट हो गई और इन्होंने सोल्यूबिलिटी खो दी, और ये चाहेंगे बस यहाँ से किसी तरीके से भागने लगेंगे। तो इनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है विद टेम्परेचर। कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। देन हमारे पास प्रेशर का केस आता है। अगर हम सॉलिड्स इन लिक्विड्स है, प्रेशर का एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड में, क्योंकि हमें पता है ये दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं। वेयर एज गैसेस को, अगर मैं इसी गैस को यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया, अब टेम्परेचर रहने दिया और अब मैं इसको अपना कर रहा हूँ कंप्रेस। अब मैं यहाँ पे कंप्रेस कर रहा हूँ, मतलब इसको दबा रहा हूँ या इसको आपका लिक्विफाई बेसिकली कर रहा हूँ, तो एक केस में हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता सोल्यूबिलिटी एंड एक्सोथर्मिसिटी का। यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे कि जो एंडोथर्मिक होता है उसमें सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है ऐसा हो। कुछ कुछ हमारे पास एक्सेप्शन भी है, जैसे ये हमारी एक सॉल्ट है, अगर हम इसको वाटर में डिसोल्यूट करेंगे तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक तो होता है, और ये जो होता है अमोनियम नाइट्रेट का ये एंडोथर्मिक होता है। बट दोनों ही केस में हमारी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर दी है टेम्परेचर के साथ। सो यहाँ पे हमने देखा था कि जो एक्सोथर्मिक वाले प्रोसेस होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर दी है। बट यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक है ये CaCl2, इसका हमारे पास एक्सोथर्मिक होने के बावजूद भी इसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो ये हमारे पास ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं और आ ही रहे हैं हर साल, 2023 में भी बहुत सवाल आए हैं, वो है हमारा हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ। हेनरीज लॉ हमारा क्या कहता है, जो सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस है, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, एक लिक्विड है मेरे पास ये, इसमें मेरे पास एक गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये गैस की सोल्यूबिलिटी बताता है क्या हिसाब किताब है इसका। अब ये जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन। मतलब समझते हैं इस बात का, मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में मेरे पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड में मेरे पास एक गैस मैंने डिसॉल्व करी। अब उस गैस को जो मैंने डिसॉल्व करा है, अब मेरी जरूरी नहीं है, अब ये गैस जब डिसॉल्व हुई है तो कुछ कुछ मतलब एक ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल 100% ये डिसॉल्व हो जाएगी। ये अगर डिसॉल्व हो भी गई तब गैस हल्का हल्का बाहर आने की कोशिश करेगी, तो वो एक वेपर प्रेशर आ जाएगा उसका ऊपर ओवर द सॉल्यूशन ऑफ, ये हमारा ओवर द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया। कैसे सॉल्यूशन बन गया, इसमें क्या था, एक लिक्विड था, लिक्विड में मैंने गैस मिला दी, तो मतलब गैस एस सोल्यूट ऐड कर रही है और ये सॉल्वेंट होगा, तो एक सोल्यूशन बन गया। अब इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो कौन एक्सर्ट करेगी, गैस ही एक्सर्ट करेगी अपना। अब उस पर डिपेंड करती है गैस की सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ओवर द सॉल्यूशन। जितना भी प्रेशर हमारी जो गैस है वो एक्सर्ट करेगी सोल्यूशन के ऊपर, उसको हम कहते हैं कि ये होता कहता है हमारा हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट है। सो एस इज इक्वल्स टू, एक हम क्या कांस्टेंट लगा देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के, हेनरीज कांस्टेंट इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पे जो एसआई यूनिट्स होती है वो एक बार देख लेते हैं। सोल्यूबिलिटी की हमें पता है ये होती है, दैट इज मोल पर लीटर। केएच की हमें पता नहीं, प्रेशर जनरली बार में ले लें या उसमें ले लें, इट डिपेंड्स की एटीएम में बार में लेना है। तो केएच की जो यूनिट आ रही है वो मेरे पास आ रही है मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स, ये मेरे पास इसकी एसआई यूनिट आ गई है केएच की, ठीक है। सो इतना ही हमें पढ़ना है बस हेनरी लॉ के बारे में, और बाकी इसके क्वेश्चंस अभी हम आगे ही जरा सी उसमें बात देखेंगे। रॉल या रॉल्स लॉ भी पढ़ लेते हैं। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ कहता है प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर आपको याद होगा कि इंडिविजुअल प्रेशर को कहते हैं हम किसी भी कंपोनेंट का, ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अब हमारे पास एक सोल्यूशन है,
उसमें हमारे पास एक हमने किसी भी कंपोनेंट को जो कि वोलेटाइल है या फिर मैं कहता हूँ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रखा है नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, अब वो जो है वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब वो जो है अपना जब वो डिसॉल्व होने के बाद वो कहीं कुछ कुछ इवेपोरेट हो। तो जब वो इवेपोरेट हो तो इवेपोरेशन से क्या होता है, वो एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इवेपोरेशन वो वोलेटाइल हो मतलब वो इवेपोरेट हो जाए। तो ऐसा जो भी कोई भी सॉल्यूट हो या कॉम्पोनेंट हो जो वोलेटाइल हो, तो वोलेटाइल होगा तभी तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इस वक्त सोल्यूशन में क्या है, एक सॉल्यूट होगा, एक हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट होगा। अब ये वोलेटाइल कंपोनेंट कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है, कब कब किस में कर रहा है, ये सोल्यूशन में। अब एक चीज होगी हमारे पास, खाली अगर हमारे पास ये वोलेटाइल कंपोनेंट हुआ और अब ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसको मैं कह दूंगा इसका प्योर कंपोनेंट। ये जो प्योर कंपोनेंट है ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो, ये प्योर हमारे पास कंपोनेंट ही बचा हो, खाली वोलेटाइल कंपोनेंट हो, यहाँ पे ना कोई सॉल्वेंट हो, सिर्फ यही एक अकेला बचा हो, तो यहाँ पे सोल्यूशन की बात ही खत्म हो गई। तो इसको हम कहते हैं इसका पी नॉट, जिसको ऐसे पी नॉट से लिख रखा है। तो इसको हम जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे मोल फ्रैक्शन यहाँ के मोल फ्रैक्शन से, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है वो इसका पार्शियल प्रेशर कितना हुआ है। सो अगर मैं बताऊं, यहाँ पे लिख रखा है P1 इज इक्वल टू पी नॉट इंटू x1, दैट इज P1 क्या है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर किसका, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट वन का। किसके इक्वल है, ये इक्वल है इसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई बाय इसका प्योर कंपोनेंट जो कि प्योर वेपर प्रेशर कंपोनेंट है। जब ये प्योर फॉर्म में होगा तब ये कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसके इक्वल। सिमिलरली P2 के लिए भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डाल्टन्स लॉ का यूज कर देते हैं कि अगर हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर दोनों कंपोनेंट्स हमारे वोलेटाइल है तब हम करते हैं, अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना हो तो हमें पता है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू इंडिविजुअल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ यही कहते हैं। अब P1 की वैल्यू क्या है, ये है। P2 की वैल्यू क्या है, ये है। इसमें हम रख देंगे तो P1 प्लस P2 हमें ये मिल जाएगा कि काई 1 P नॉट काई 1 प्लस P2 काई नॉट। ठीक है, नाउ अब आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है हमें पता है काई 1, अगर हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है मतलब दो ही कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो इक्वल टू आएगा 1 के। तो मैं यहाँ से काई 2 को लिख सकता हूँ 1 माइनस काई 1, और जब मैं इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी जो नेक्स्ट वाली है। ठीक है, तो अब आती है बात दूसरा जो है हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस। अगर हमने वेपर फेस में पूछा जाए कि अब हमें पता है वेपर फेस क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं नेक्स्ट पेज। अब ये हमने बात करी थी कि क्या हो रहा है, अब हम बात करेंगे एक्चुअल में वेपर फेज में क्या हो रहा होगा। अगर हमारे पास जो गैस की ये गैस जो हमने ये जो दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, ये जो वेपर फेज यहाँ पे जो वेपर्स होंगी इनकी ओवर द सोल्यूशन, यहाँ पे जो वेपर्स होंगी, अब हम बात करते हैं अगर हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, इसकी कॉम्पोजिशन। तो जो भी प्रेशर होगा हमें पता है जो वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर होगा, अभी उसमें अलग था इसमें अलग है क्योंकि वो हमारे पास लिक्विड में था। अभी अगर हमारे पास जो वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर के। सिमिलरली उसी से हमारा डाल्टन्स लॉ से, तो मैं वेपर के जो मोल्स है उसको y1 से लिख रहा हूँ, तो जो वेपर फेज में कॉम्पोजिशन आएगी डिवाइड बाय पीटी कर दूंगा, और पीटी की वैल्यू हमें पता है क्या है, P1 नॉट x1 प्लस P2 x1 x2। तो इस तरीके से हम वेपर फेज की भी कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। सो ये हमने देख लिया है वेपर फेज का भी क्या होता है, सिमिलरली सेकंड के भी हम निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। नाउ अब हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, जो हम अब इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दो लिक्विड्स हैं उनको जब हम मिक्स करेंगे तो एक बाइनरी सॉल्यूशन मिलता है। तो अब उसमें जो है हमें पास दो तरीके के सोल्यूशन होते हैं, एक आइडियल सोल्यूशन एक नॉन आइडियल सोल्यूशन। अच्छा, तो आइडियल सोल्यूशन की सबसे पहली खासियत ये होती है कि वो ओबे करती हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या है, वही जो अभी हमने पढ़ा है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन के। जो भी इस चीज को हमारे पास एग्री करेगा वो हमारा आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा, जो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल की में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब हम मिक्स करते हैं किसी भी दो लिक्विड को, हमने जो मिक्स करा है दो वोलेटाइल लिक्विड्स को जो मिक्स करेंगे, तब हमारे पास जो मिक्स करने के बाद एंथैल्पी आएगी वो जीरो आएगी। अगर हमारे पास कोई भी चेंज वॉल्यूम में नहीं आएगा, जो भी वॉल्यूम का मतलब यह है कि एक वॉल्यूम थी पहले V1, देन वॉल्यूम थी V2, किसकी, एक लिक्विड की सेकंड लिक्विड की, जब हम इसको प्लस करेंगे तो दोनों एकदम इक्वल आने चाहिए, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम के ही इक्वल होगी। कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि जब हम मिक्स करते हैं ना, तो V1 प्लस V2 जो आएगा कुछ मान लेते हैं x, और जो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम आए वो आई y।
बट उसमें क्या हो जाता है कि जो y और x है वो सेम नहीं होते, और जब y और x सेम होते हैं तब हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन का केस होता है। जब y और x सेम नहीं होते तब होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। इसको अभी देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। सो यहाँ पे मिक्सचर करने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। अच्छा, जैसे मान लेते हैं एक का प्रेशर है P01, एक है प्रेशर P02 प्योर कंपोनेंट का। अब जो टोटल प्रेशर आएगा ना, जो हमारे पास टोटल प्रेशर निकल के आएगा किसी भी सॉल्यूशन का, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही होगा, वैसे लेस देन इसमें आएगा। क्योंकि अगर मैं इसको ज्यादा मानूं, तो अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन है कि मेरे पास पी नॉट ज्यादा है पी टू से, P1 नॉट ज्यादा है किससे, P02 से, तो हमारे पास जो पी टोटल निकल के आएगा वो इस रेंज में आएगा कि P01 से जो है वो छोटा होगा, और छोटे वाले से बड़ा होगा, बड़े वाले से छोटा होगा। ये बात कह रहे हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट, जो हमारे पास वही इसी में सेम बात आती है। एग्जाम्पल आता है इसका बेंजीन प्लस क्लोरीन। और जितने भी सेम फैमिली के लोग होते हैं, जैसे मैं अगर बताऊं, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, एल्केन को मैं एल्केन में ले रहा हूँ, जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन ले लिया, ये इसमें आएंगे। अल्कीन ले ली दो मैंने, इथीन प्रोपीन ये ले ली, ये इसी इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो जो भी लोग सेम फैमिली से होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं, आइडियल सोल्यूशन शो करते हैं। अब नॉन आइडियल की बात करते हैं। सबसे पहले डजंट लॉ पे, देन हमारे पास एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर जीरो नहीं होती, हमारे पास वॉल्यूम जीरो नहीं होती। अब वॉल्यूम जीरो नहीं होती, या तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। उस हिसाब से अब हमारा आता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब क्या होता है जब हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक हमारे पास मान लो ये एक है ए लिक्विड, एक है बी लिक्विड, मैं इसको मिक्स कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है कुछ ए ए आपस में बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे कुछ बी बी में आपस में बॉन्डिंग होगी। अब जैसे ही मैंने ये सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, यहाँ पे अब ए भी है, यहाँ पे अब बी भी है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अब मिक्स कर रहा है तो इंटरेक्शन तो होना ही है। सो अब यहाँ पे देखिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेस देन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इनमें से एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। मान लेता हूं मैं अभी के लिए, सपोज इसको मैं कह रहा हूँ सॉल्यूट और इसको मैं कह रहा हूँ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है वो छोटा होगा किससे, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। अब मिक्स करने के बाद जो इंटरेक्शन होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होगा। अब वो जो इंटरेक्शन है वो या तो छोटा, वो कम होगा किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से, या और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं कहूँ इनके बीच में आपस में कोई बॉन्डिंग थी, इनके बीच में आपस कोई बॉन्डिंग थी, इनके बीच में भी आपस में कुछ बॉन्डिंग आई, अगर वो बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम है किससे, अगर वो बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम है इनिशियल वाले से, तब मैं कहूंगा पॉजिटिव डेविएशन। अब मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर बॉन्डिंग हमने कम कर दी, मतलब बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ जो है कम हो गई, तो क्या जो है, जो प्रेशर है वो बढ़ेगा या घटेगा। अगर बॉन्डिंग कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ा तो पॉजिटिव डेविएशन होगी फ्रॉम रॉल्स लॉ। मतलब जितना प्रेशर आना चाहिए था उससे प्रेशर ज्यादा ही आएगा, यह है इस बात का मतलब। अगर रॉल्स लॉ की वजह से मान लेते हैं पी नॉट की वैल्यू, पी टोटल की वैल्यू कुछ आ रही थी मेरी 60 बार, आ रही थी अराउंड 60 बार, 60 बार आ रही थी। बट अगर मैंने, वो सॉल्यूशन है नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल में कुछ आएगी वो हमारी 70 के आसपास बार, या 60 से ज्यादा आएगी मान लेंगे, तब हम कहेंगे ये पॉजिटिव डेविएशन है रॉल्स लॉ से। क्योंकि हमारा जो प्रेशर है जो आना चाहिए था उससे ज्यादा आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये जो इंटरेक्शन है वो वीक हुई है। किसके बीच में इंटरेक्शन वीक हुई है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन वीक हुई है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, वेपर प्रेशर जो है वो हायर ही आएगा। फिर आता है हमारे पास इथेनॉल और एसीटोन। ये एग्जांपल याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या है, इथेनॉल और एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। देन नेगेटिव डेविएशन में इसका उल्टा होता है, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है ये हमारी इस वक्त स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो कम होगा, तो प्रेशर जो एक्सर्शन होगा वो कम होगा, इसीलिए हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन होगा। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। फिनॉल और एनिलीन में हम ऐड करेंगे, देन क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन भी हो जाएगा। ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये भी याद रखने हैं। सो ये हमने अब कंसेप्ट पढ़ लिया है। अब आई गेस आगे क्वेश्चन होंगे, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स। तो कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो पीछे ही हमने एग्जांपल देखा है कि इथेनॉल एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, जो कि ये है, ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव वाला है, दिस वन नेगेटिव, ये भी हमारा नेगेटिव है। और बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ा है हमने। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हेनरीज लॉ से आता है कि इफ व्हाट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ अ गैस इफ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। अच्छा, हमें एस की वैल्यू दे रखी है, एस इज इक्वल्स टू 0.028
मोल पर डीएम क्यूब इज वॉट। अगर आपने लास्ट पिछले के लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा ये लीटर के ही इक्वल होता है। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर बोल कॉन्सेप्ट वाले में ये बात करी थी। देन हमारे पास जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है, दे रखा है इन्होंने 0.340। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, ये बार में दे रखा है। तो यूनिट तो हम निकालेंगे, वी नो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इसके, दिस इज दिस वैल्यू। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू के एच निकालना है इनटू प्रेशर 0.346। ठीक है, सो के एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.028 डिवाइडेड बाय 0.346। सो हमें डिवाइड करना है इसको 0.346 से, तब जाके हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। सो इसको भी कर लेते हैं। तो ये हमारे इक्वल आ रही है 0.0809, तो जो कि इक्वल होता है 0.081 ही अप्रोक्सीमेटली। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है। आप देख रहे होंगे ये तो 2023 में क्वेश्चन आया था, अभी हमने जस्ट थ्योरी कवर करी है और हम काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको अपनी तरफ से बस एफर्ट्स लगाते रहना है, लास्ट टाइम तक आप एफर्ट्स करते रहिए, हम लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट में क्रिस में, क्योंकि टाइम कम है। अदरवाइज हम बहुत डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, बट हमें इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमें फोकस होकर पढ़ना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, उस पर भी ध्यान देना है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज द इथाइल एल्कोहल इन वाटर। अच्छा, हमारे पास कोई इथाइल एल्कोहल है। इथाइल एल्कोहल क्या होता है पता है हम सबको, इथेनॉल होता है, C2H5OH। उसको हमने वाटर में मिक्स कर दिया। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, सबसे पहले लिक्विड होता है। इथेनॉल क्या होता है हम सबको पता होगा, ये तो हर किसी को पता होगा कि इथेनॉल जो होता है वो लिक्विड होता है, क्योंकि हम आसपास बाजार में भी वगैरह में ऐसी बातें सुनते हैं। इथेनॉल जो होता है वो हमारा जो यूज होता है, हमारा जो एल्कोहल जो बेवरेज में यूज होता है वो हमारा होता है इथेनॉल, नॉट बेवरेज एक्जैक्टली, बट वाइन एंड बियर में जो यूज होता है वो इथेनॉल होता है, और वही हमारा इथाइल अल्कोहल होता है। तो वो हमारा लिक्विड होता है, वी ऑल नो। तो हमें इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर सीधा सा हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड वाला ही सॉल्यूशन होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज स्टेटेड बाय। तो यहाँ बात जब भी हो रही है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड की, सो वी ऑल नो यहाँ पे ना ही रॉल्स लॉ होता है, ये तो पता नहीं कौन से लॉज आ गए, सिर्फ और सिर्फ हेनरीज लॉ की ही बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द गैसोलीन। तो गैसोलीन हमारा कैसा सॉल्यूशन होता है, अगर आपने थ्योरी देखी होगी अच्छे से, जो मैंने आपसे कहा था रीड करने को, तो आपको पता होगा कि ये लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन को हम गैसोलीन कहते हैं, जिसका हमने एग्जांपल अभी भी देखा था कि इथेनॉल प्लस वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। सो लिक्विड भी सॉल्यूट होगा और लिक्विड भी सॉल्वेंट होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा। देन अब इसमें से हमें बतानी है फॉल्स स्टेटमेंट रॉल्स लॉ के बारे में, तो चारों रीड करते हैं, समझें। आइडियल सोल्यूशन ओबे रोल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही। जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, तभी वो आइडियल कहलाता है। नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन टू कंपोनेंट फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन आर, क्या इसका मतलब क्या है, कोई भी हीट इवॉल्व नहीं हुई। अच्छा ठीक है, नहीं हुई कब, जब हमने दो कंपोनेंट्स को मिलाया है और वो आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है, जो डेल्टा एक्स मिक्सचर का था वो हमने देखा था जीरो ही था, तो हमारी इवॉल्व नहीं थी। वॉल्यूम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज सेम एज सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कंपोनेंट्स टेकन फॉर मिक्सिंग। यस, मैंने आपको बताया था कि जो V1 प्लस V2 है, जब वो इनिशियल अलग अलग लेंगे और जब मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम आएगी V मिक्स के बाद वो सेम होगी, तब हम कह देंगे ये आइडियल सॉल्यूशन का ही फीचर था। तो ये बात भी सही है, तब अल्टीमेटली यही गलत होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जो वेपर प्रेशर होता है किसका, आइडियल सोल्यूशन का, वो या तो ज्यादा होता है या फिर कम होता है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स के। अच्छा, वैसे आपको याद होगा हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि अगर P01 लेट सपोज जो वेपर प्रेशर आता है वो हमारा लाई करता है बिटवीन के कंपोनेंट में, हायर और लोअर नहीं होता, इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो बेसिकली इट लाइज बिटवीन द टू कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर में, या फिर प्योर कंपोनेंट्स ऑफ प्रेशर के एकदम बीच में लाई करता है, ना ही हायर होता ना लोअर, इसका कोई जिक्र नहीं है। सो एकदम गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो लास्ट टॉपिक से हमने क्वेश्चंस भी देख लिए हैं ठीक ठाक, जितने आए हुए थे ऑलमोस्ट सारे हमने कवर करे हैं। एमएसटी सीटी के कुछ क्वेश्चन रहे होंगे, वैसे हेनरीज लॉस पे और भी क्वेश्चन हुए हैं, बट सारे वो फॉर्मूला बेस्ड ही थे, जैसे सेम फॉर्मूला है बस वही लगाना है आपको, एक ही फॉर्मूला बार बार पूछ रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो आई होप आपने क्वेश्चन को पॉज करके करा होगा, और आप आगे भी पॉज करके ही करेंगे, कमेंट भी अपने आंसर को करते रहिएगा। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज होती है ये किसी भी चीज की जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हम कहेंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड है। ये क्या होता है, जब हम कोई भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जरूरी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट की पढ़ लें, तो इसलिए यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोलाइट की भी आगे पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर के साथ। तो जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन, मतलब जब जिसको भी हम पानी में डालेंगे वो किसी आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है, मैं इसको वाटर में डालूं तो क्या ये डिसोशिएट होगा? नहीं जी, ये C6H6 का सोल्यूशन बन जाएगा, ये पानी भी होगा और बेंजीन भी होगा। बट वहीं मैं अगर NaCl को जैसे ही वाटर में डालता हूँ, तो क्या मुझे पता है कि ये सॉल्ट अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगी, तो वहीं ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट और ये कहलाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये है इन चीज़ों में डिफरेंस। ठीक है जी। सो अगर हमने अभी बात कर रहे हैं नॉन एडिंग नॉन वोलेटाइल वालों की, तो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। सो अगर कोई भी नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हमने सॉल्वेंट में डाला, तब उसमें क्या होता है, मान लेते हैं पहले मेरे पास एक वाटर है। अब जो शुगर है, जो चीनी है, वो क्या है, वो हमारे पास C6C12H22 O11 होती है। ये क्या होती है, हमारा सुक्रोज होती है, हमारी शुगर होती है। ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वी ऑल नो ये हमारी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के ही कैटेगरी में आती है। अब ये जो शुगर है, जब हम इसको वाटर में मिलाएंगे, तब क्या होता है, जो वाटर का वेपर प्रेशर है, वी ऑल नो जो वाटर का वेपर प्रेशर है, वो जनरली 1 atm का ही होता है उसका, या फिर 760 mmHg जो वाटर का, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉरी, थोड़ा सा मैं गलत हो गया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 केल्विन। थोड़ा सा उससे मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये होता है 100 केल्विन। बट अगर मैं इसमें कुछ सोल्यूट डाल दूं, तो सोल्यूट क्या करेगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा ऊपर ऊपर। क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है? क्योंकि भाई हमें पता है जो सॉल्यूट है वो हमारे पास नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है। इलेक्ट्रोलाइट वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल अगर कोई सल्यूट है, वो हमारा ऊपर एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है। अब जब वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो वो क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब हमारा जो वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का, वो बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। अब क्या यहाँ पे जो वेपर प्रेशर जो नीचे इस लिक्विड का, जो वाटर लिक्विड है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं इन्होंने जगह घेर ली, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट पे एक एलिवेशन आएगा, जिसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बढ़ के अब ये डिपेंड करेगा कितना, जितना हम सोल्यूट डालेंगे। अगर मैं ज़्यादा सोल्यूट डालूं, तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, अगर मैंने कम डाला है तो कम होगा। तो वहीं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। सो बेसिकली जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा मोलैलिटी पर। सो नंबर ऑफ मोल्स वगैरह पे डिपेंड करता है, ये आगे फॉर्मूलाज में देखेंगे। सो मैं ये समझा रहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी असल में होती क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है वेपर प्रेशर लोअरिंग। अगर कोई भी चीज़ है उसका अपना वेपर प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। क्या वो कम होगा जब हम डालेंगे कोई भी प्योर, वो जो है इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। अब हमने यही वाटर के केस में, इसका कुछ वेपर प्रेशर है, ये जो नीचे से आ रहा था, अब यहाँ पे जैसे ही सॉल्यूट आ जाएगा, तो क्या वेपर प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट जो है हमारा वो जगह घेर लेगा ऊपर सरफेस पर ही, वो आगे एक्यूमुलेट हो जाएगा, वेपर प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाएगा। सो जो वेपर प्रेशर कम हुआ है, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा पी, ये जो वेपर प्रेशर है, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा पी इज व्हाट, चेंज इन प्रेशर, जो पहले प्रेशर था, पहले कुछ प्रेशर था, माइनस पी ऑफ सोल्यूशन। या फिर रुकिए, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से मैं लिख देता हूँ और डिटेल में बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट पेज पे। सो मेरा जो डेल्टा पी है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा, जो इनिशियल प्रेशर था, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल कह लिया, इनिशियल माइनस फाइनल कह लेते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है। वो पहले कुछ था जो प्योर हमारे पास, जो अगर मैं कहूँ ये पहले मेरे पास खाली वाटर था, इसका कुछ अपना वेपर प्रेशर था, उसको मैं लिख रहा हूँ P01। अब मैंने इसमें कुछ सोल्यूट ऐड कर दिया है ऊपर से, लेट सपोज वो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गया है। अब जो प्रेशर है मुझे बताइए कम होगा या बढ़ेगा? ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि जो है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा ऊपर आके। तो इसको मैं लिखता हूँ P से, P01 माइनस P, या फिर P1 भी हम लिख सकते हैं। अब इसको मैं कहता हूँ चेंज इन वेपर प्रेशर। अब मुझे रिलेटिव लोअरिंग करनी है। रिलेटिव का मतलब क्या है, किसी के रिलेट में, किसके रिलेट में, जो इनिशियल स्टेट होगी, जो कि हमारी P01 हमारा इनिशियली था। सो इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये इक्वल होता है जितना हमने ये डाला होगा, दैट इज अपना नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाला होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव टू रिमेंबर। जो डेल्टा पी या फिर P01 माइनस पी है, ये इक्वल होता है Chi2 के, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अब यहीं पे ये देख लेते हैं, अगर मैंने वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये बेसिकली होता है, उसके लिए होता है सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब जो हमारे पास डिसोशिएट या
एसोसिएट भी हो सकते हैं, जैसे NaCl का एग्जांपल लिया था, KCl, ये सारे लोग, या एसिड हो गया कोई, ये सारे हमारे पास इनका जो है मोल जो है चेंज होते हैं। अब मैं अगर इसके एक मोल लूँ, सपोज मैंने इसके एक मोल ले लिया, इसको पानी में डाला, किस में डिसोसिएट हो जाएगा, NaCl में। कितने कितने मोल बनेंगे, एक मोल इसका बनेगा, एक मोल इसका बनेगा। तो क्या टोटल मोल्स अब बढ़ गए होंगे, पहले हमने एक मोल लिया, इससे इसका एक मोल बनेगा, इसका भी एक मोल बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आ जाएगा। उसी का रिलेशन बताता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर के जो फाइनल मोल्स अब जो होते हैं हमारे आफ्टर डिसोसिएशन। जस्ट अ सेकंड में इसको एक्चुअल में ये कहता है कि हमारा जो मोल्स है आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइड बाय जो हमारे इनिशियली मोल्स थे उसके इक्वल होता है। सो इस केस में जो हमारा आई है वो किसके इक्वल होगा, जो हमारे डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स हो गए, 1 + 1 = 2। इनिशियली मोल कितने थे, एक, तो आई की वैल्यू पॉइंट ऑफ फैक्टर जो है वो हो जाएगा 1। अब ये डिपेंड भी करेगा कि 100% डिसोशिएट हुआ है या नहीं, क्योंकि हमारे पास जो होता है कुछ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो भाई पूरी तरीके से हो जाएंगे, बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि CH3COH हो गया, इलेक्ट्रोलाइट तो है बट ये वीक है, तो इसके लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है जो I = 1 + n-1 * वेयर एन इसकी हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे या फिर कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। जैसे कि CaCl2 ले लूँ मैं, ये किस में टूटेगा, Ca2 प्लस Cl- में, बट 2 Cl। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3, और इस केस में जो n की वैल्यू है वो है 2। अब आप i के फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो हमारा जो i की वैल्यू है वो दोनों के लिए सेम ही आएगी जैसे हमने निकाली है। इसके लिए निकालेंगे I = 1 + n-1 * 1 इस केस में जो है हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम 100% लेते हैं। क्यों 100% लेते हैं, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, अगर CH3COH वगैरह होते हैं तब उसके लिए नहीं लेते। तो बस हम जो है सारे अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक फैक्टर ऐड कर देते हैं i का। सो अगर यहाँ पे ये किसके लिए है मेरे पास, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा कि मैं पॉइंट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। तो इन्होंने बस इसको इधर मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ पे इसको भेज रखा है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। सो ये हो गया। अब यहाँ पे बात आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब क्या है। सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज को हम लिखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा टी। मान लो 100 का था, 104 डिग्री हमने कर दिया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा के, तो कितने का एलिवेट हुआ, 4 का, ठीक है। तो ये हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम जो भी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा टीवी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हुआ, एलिवेट हुआ है ना, तो बड़ा है टीवी माइनस T0 बी, मतलब जो पहले था और जो बाद में हो गया है बढ़ गए उसको हम लिखते हैं इससे। और ये इक्वल होता है हमारे पास मोलैलिटी इनटू केबी, वेयर केबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसका एक और नाम भी बताया कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट करके कुछ कहते हैं इसे। ये होता है। और ये किसके केस में, जब हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। वहीं अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, सीधा आई ऐड कर दीजिए बस। इतना सा ध्यान रखना है कि मोलैलिटी इनटू दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा वो उसकी बात हमने थोड़ी बहुत कर ली है। देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना हमारा वो डिप्रेस हो जाता है। अब डेल्टा एफ को कैसे लिखूंगा मैं, डेल्टा एफ को कैसे लिखूंगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, मान लो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 100, अगर उसमें मैं कुछ ऐड करूंगा तो उसमें जो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, मतलब वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, वो -2 या -3 डिग्री पे फ्रीज होगा, डिपेंडिंग अपॉन मैंने कितना उसमें सोल्यूट ऐड करा है या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। तो इसको मैं लिखूंगा T0 F, मतलब जो हमारे पास एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट था माइनस TF से, जो कि इक्वल हो जाएगा मोलैलिटी इनटू KF के, वेयर KF इज वही एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और जैसे इलेक्ट्रोलाइट आएगा मैं यहाँ पे आई लगा दूंगा। ये हो गई मेरी। नेक्स्ट हमारी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको मैं लिखता हूँ पाई से। ये हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये हमारे पास किसी सॉल्यूशन में प्रेशर होता है। हमें पता है कि जो अगर हमने ये पढ़ा है, दो सॉल्यूशन है, एक में हायर कंसंट्रेशन है एक में लोअर कंसंट्रेशन है, तो हमें पता है जहाँ पे जो वाटर जो सॉल्वेंट है वो हमारा फ्लो करने लगता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये हम बचपन में पढ़ते थे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है जो कितने प्रेशर से फ्लो करेगा उसको हम कहते हैं CRT, वेयर C इज द कॉन्सेंट्रेशन, और गैस कांस्टेंट टी इज द टेम्परेचर। अब वहीं अगर इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो मैं लिख देता हूँ ICRT। ये बात हो गई हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट भी देख लिया हमने थोड़ा सा। अब बॉयल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी। अब वक्त आता है कि हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन हमें करने हैं क्योंकि इन्हीं पर मेजरली क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एक्वस मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड। अच्छा, मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड होता क्या है, सबसे पहले ये होता है मेरा एसिटिक एसिड।
इसको मैं 2 कर दूं, यहाँ पे ये लगा दिया, ये मोनोफ्लोरोएसिटिक एसिड है। इसका मुझे वेंट ऑफ फैक्टर बताना है। तो जब ये पानी में जाएगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, प्लस H+, सॉरी यहाँ बॉन्ड आएगा, ये टूटेंगे नहीं, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। तो अब मुझे क्या बताना है, आई बताना है, आई इज इक्वल्स टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। अब तो 1 रहेगा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n मेरा जो है ये 1 ये 2, तो n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 - 1 इज 1, 2 - 1 अल्फा, सो मेरा आ गया 1 + अल्फा, सो आई की वैल्यू आ गई 1 + अल्फा, सो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपने इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ही सॉल्व करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ऐसे ही वीडियो पॉज करके ही सॉल्व करते रहिए। अब ये आता है हमारा वेंट हॉफ फैक्टर ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ K3FeCN6 इज दिस, कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन, अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट केम इन 2015। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है, हमें सबसे पहले वेंट हॉफ फैक्टर बता रखा है, ठीक है। सेंटीमोलर है, क्या करेंगे मोलैलिटी का भी सॉल्व, ठीक है। इसका जो K3FeCN6 है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स आपको दिख ही रहा होगा। कैसे पता हमें कॉम्प्लेक्स है, भाई हमने लास्ट चैप्टर पढ़ लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आई होप आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने 2 लेक्चर में कवर किया और काफी डिटेल में काफी क्वेश्चन CFT BBT जैसे मुश्किल टॉपिक्स हमने अच्छे तरीके से समझे। तो ये डिसोशिएट कुछ इस तरीके से हो जाएगा K+ में, साथ ही साथ एफिशिएंसी में। आपको ये कहेगा ये कैसे हुआ, ये भी सर हमने लास्ट लेक्चर में ही अपने कवर किया है कोऑर्डिनेशन वाले में। सो आई होप आप जाके उसको जरूर देखेंगे जिन लोगों ने नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारा आई है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसको मैं 3.3 लिख रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है निकालना है, एन क्या है यहाँ पे, जो एन की वैल्यू है वही हमारा थोड़ा सा खेलता है, जो एन की वैल्यू है वो हो जाएगी 3 + 1 इज 4, सो 3.3 - 1 इज इक्वल टू 4 - 1 इज 3 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 2.3 डिवाइड बाय दिस, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.77 समथिंग, इसी के इक्वल आएगी किसकी वैल्यू, अल्फा की। अब हमसे क्या पूछे, परसेंटेज, तो परसेंटेज अल्फा हमारा 77 के इक्वल आ जाएगा। तो जो भी इसके एकदम क्लोजेस्ट होगा उसको हम आंसर मार्क कर देंगे अपना। तो इसकी क्लोजेस्ट 78 ही है, क्योंकि भाई हमने वो करी ना थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो इतना एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा सा आगे पीछे आएगा कि हमारा 0.76 कुछ भी होगा, बस इसी के क्लोज आएगा, क्योंकि यहाँ पे 333 को हमने वो कर लिया। सो इसी के आसपास आंसर आएगा, और मे भी हो सकता है मैंने थोड़ा सा 0.77 जल्दबाजी में लिख दिया हो, बट एनीवेज, सो हमारा आंसर क्लोजेस्ट वाला ये मार्क कर देंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन एग्जिबिट्स हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, तो सबसे पहले डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इंटू के भी होता है, अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा। बट किसके केस में होता है, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास ऐड हो जाता है आई का फैक्टर, ठीक है जी। अब इन्होंने कह दिया सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका मतलब जो मोलैलिटी है वो सबकी कांस्टेंट है। के भी तो भाई, क्योंकि किसका होता है, के भी सोल्यूशन का होता है, सॉल्वेंट का होता है, हमारे इसका कोई का नहीं होता, सॉल्ट वॉल्ट का या फिर इलेक्ट्रोलाइट का के भी नहीं होता, तो ये भी कांस्टेंट है। तो अब किस बात पर डिपेंड करेगा हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वो सिर्फ और सिर्फ आई पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग, वी ऑल नो सॉल्ट हमारी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, और कोई भी ऑर्गेनिक नहीं है, सारी इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। तो सारी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब हमें इनके सबके आई कैलकुलेट करने होंगे, तो आई हम सीधा निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिन के। सो NaCl में कौन कौन है, Na एक है, Cl एक है, तो आई की वैल्यू आ गई 2। बी पार्ट में एल्यूमिनियम एक, फॉस्फेट एक, तो कितने आ गए, ये भी 2। सी में Mg कितने हैं, एक, और Cl कितने हैं, 2, तो ये आएगा 3। डी पार्ट में के एक और Cl एक, तो ये आएगा 2। सो सबसे ज्यादा हाई जिसका आएगा उसी में सबसे ज्यादा एलिवेशन हो जाएगा, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में, वही हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपने इस क्वेश्चन को पॉज करके ही ट्राई करा होगा, इट इज अ गुड क्वेश्चन, और जो कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा 2023 में ही आया है। सो अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज दिस, और सॉल्यूशन का हमें दे रखा है, तो हमें काई की वैल्यू निकालनी है, जो कि काई 1 लिख लेता हूँ मैं ऐसे ही। तो वो किसके लिए इक्वल होता है, वो इक्वल होगा 25.8, जो कि हमारे पास प्योर का, माइनस डिवाइड बाय सॉल्यूशन, और डिवाइड में किससे करूंगा, 25.8 से ही करूंगा, क्योंकि हम इनिशियल वाले से के रिलेटिव लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, याद रखिएगा इस बात को।
यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1.7 डिवाइड बाई 25.8 करूंगा, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, सो इट विल बिकम 6.8। सो 6.8 डिवाइड बाई 100, तो 0.068 के आसपास जो भी ऑप्शन होगा मैं उसे टिक कर दूंगा। उससे छोटा ही होगा, क्योंकि ये मैंने क्या करा है, हमारी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, मैंने इसको जो है 25 मान लिया, इसको मैंने मान लिया 25। तो 25 को मैंने पहले मल्टीप्लाई करा 4 से, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरा इक्वल आ रहा है ये 6.8 डिवाइड बाय 100 के। तो अब मैं इसको 0.068 कर दूंगा, और ये मैंने थोड़ा सा ये ज़्यादा है, ये क्योंकि 25 से ज़्यादा है, तो न्यूमरेटर जो है वो मेरा कम आएगा, तो जिसकी वजह से मेरा आंसर 0.68 से कम आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जरूर समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो बताइए, हमें डाउट में कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर हम आपको ये सिखाएंगे किसी लेक्चर में, एक लेक्चर अलग से ले आएंगे भले आपके लिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, क्योंकि टाइम तो भाई बचाना ही है, और लास्ट वैसे ही टाइम बहुत कम है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब क्या बताना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ सॉल्वेंट व्हेन 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अच्छा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, विद मोलर मास दिस इज डिसॉल्व इन 110 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अच्छा, हमें डेल्टा टी एफ बताना है, किसके इक्वल होता है सर, ये इक्वल होता है मोलैलिटी इंटू केएफ, ठीक है। क्या हमें केएफ गिवन है, हाँ गिवन है। मोलैलिटी गिवन है, नहीं मोलैलिटी नहीं गिवन है। तो और कुछ गिवन होगा उसका भी, उसकी भी बात कर लेंगे, अभी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अब देखना है क्या हमारे पास आई का कोई जिक्र है, यहाँ पे आई का कोई जिक्र नहीं है, तो हम करेंगे अज्यूम ये है हमारा नॉन वोलेटाइल लिक्विड। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, याद करिए, हमने स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के। अब सोल्यूट के मोल कितने हैं ये देखने होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो है 20 ग्राम ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू गिवन वेट इज 20 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज 60, ये रहा, ठीक है। इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 1180। मैं इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से, क्यों करा है, क्योंकि मैंने इसको करा है केजी में, ठीक है। अब जल्दी से कैंसिल करते हैं, वन जा ये हो गया, थ्री जा, तो नंबर ऑफ मोल्स कुछ आ रहे हैं मेरे, दिस डिवाइड बाय 1180 इंटू 3, ठीक है। अभी आगे देख लेंगे क्या करेंगे, इसी को डायरेक्ट पुट कर देते हैं अपनी इसमें। सो ये आ रहा है 1000 डिवाइड बाय 1180 इंटू 3 इंटू 1.18, ओके। सो इसको भी मैं कर देता हूँ नीचे, ये मैंने 2 जीरो लगा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गए, 118 से 118 गए, बचा क्या मेरे पास 1/3, जो कि इसके इक्वल है 0.33 कैलोरी का। आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए आ गया है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। सो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग दिस यूरिया इन इट एड इन वाटर, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ दिस इज दिस, एंड रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, अच्छा हमें रिलेटिव लेयरिंग दे रखी है, मतलब डेल्टा पी बाय पी हमें दे रखा है 0.025। अच्छा, ये किसके इक्वल होता है, ये हमें पता है, ये इक्वल होता है हमारे पास जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, माइनस जो हमारे पास बल्कि उसका होता है, देन हमारे पास जो ये हमारे पास प्योर का, माइनस P1 डिवाइड बाय पी नॉट के, ठीक है। यहाँ पे मैं पी नॉट ही लिख देता हूँ। अब हमें क्या निकालना है, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर का गिवन है हमारे पास, डिसॉल्विंग यूरिया का नहीं गिवन है, हमें वाटर का गिवन है। तो जो 0.025 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, या फिर इसको एक और लिखने का तरीका देखो, मैं डिनोमिनेटर को अलग कर रहा हूँ, इसको काट दिया, ये 1 हो गया। तो ये इक्वल होगा 1 माइनस P1 क्या है, क्या हमें पता है, नहीं आएगा, P1 ही निकालना है, और डिवाइड में हमें पी नॉट दे रखा है 17, ठीक है। अब तो बस हो गया, मतलब अब क्या ही बचा है। सो अब सीधा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, इस वन को इधर भेज देते हैं, तो ये आएगा आई गेस 0.075 इज इंटू 17 इज इक्वल्स टू P1 के इक्वल आएगा। तो अब जो भी आया आंसर आप उसको कैलकुलेट करिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर जो भी होगा आपको कमेंट करना है, कमेंट आंसर, एक ये होमवर्क है, जल्दी से करिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। A non-volatile solute is obtained by dissolving 19 gram in is, calculate the molar mass of solute। अच्छा, if relative layering of vapor pressure is, अच्छा मुझे relative layering of vapor pressure इज इक्वल्स टू दे रखा है 0.03, ठीक है सर। और मुझे मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सो ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, ठीक है जी, ये भी हमें पता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें वो पुट करना होगा, और ये इक्वल हो जाएगा 0.03 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होंगे, वो दो होंगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो हमें निकालना है, डिवाइड बाय गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट प्लस 200
वाटर का डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज ये होती है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा कुछ, लेट सपोज ये इतना सारा है, तो ये कुछ 0 पॉइंट में आएगा, और ये हमारा कुछ अच्छा खासा आएगा, हमारे पास अराउंड आएगा ये 10 11 कुछ के अराउंड आएगा। तो इसको जो है ना, ऐसे केस में इसको कर देते हैं निगलेक्ट। जब भी हमें मोलर मास निकालना हो ना, सो वी कैन निगलेक्ट द टर्म एंड वी कैन डायरेक्टली राइट कि ये जो होगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे, या फिर नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करके वी कैन ऑल्सो गेट आवर आंसर। तो यहाँ पे मैं इसको 100 कर देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ये मेरा 3 बनता, 3 6 2 3। तो मोलर मास की वैल्यू 19 × 3, दैट इज गोइंग टू बी 57 आई है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ ये करा है कि यहाँ पे ये जो है इसके सामने काफी ज्यादा छोटा होगा, ये 200 बाय हुआ है ना। और जनरली हम जब भी मोलर मास निकालना हो ना, हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला जो है काइस का, इसको हम लिख देते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय सॉल्वेंट के मोल्स, हम डायरेक्ट कर देते हैं जनरली। फिर इजी पड़ता है, हमारे पास अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर जो है वो सही ही आता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, नहीं आया तो हमें कमेंट में बताइए, हम जरूर बताएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिया होगा, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कॉन्सेप्ट। अच्छा, हमें के एफ की वैल्यू निकाली, के एफ की वैल्यू या के बी, देखते हैं किसकी निकालनी, के बी की निकालनी है। इफ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, डेल्टा टी एफ मुझे दे रखा है 0.125, मोलैलिटी मुझे दे रखी है 0.25, निकालना है मुझे के एफ 0.125 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ये मेरा इक्वल होगा के एफ इंटू मोलैलिटी इज 0.25। क्या मेरा आंसर 1/2 आ गया, के एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.5, यूनिट तो हमें पता ही है क्या होगी। आंसर टिक करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन दियर सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन जनरेट्स हाईएस्ट ऑस्मोटिक। सेम वही कंसेप्ट है, पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। फर्स्ट केस में जो मेरी आई की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 + 1 3 होगी। सेकंड केस में मेरी जो आई की वैल्यू होगी 1 + 1 2 होगी। थर्ड केस में मेरी जो आई की वैल्यू होगी वो 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 होगी। और जो डी पार्ट है उसमें मेरी आई की वैल्यू होगी 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। आई होप आपको आई की वैल्यू समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई तो आपने लेक्चर मतलब अच्छे से नहीं देखा, और अगर नहीं आई तो एक बार आप हमें, तब भी समझ नहीं आया तो आप हमें बताइए कि हम आपको कमेंट्स करके बता दिए, हम आपको दोबारा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कमेंट्स में अच्छे से समझा देंगे। ये बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, आप जब इसको वाटर में डालेंगे तब आप इसको बैलेंस करेंगे, तब जाके आपको दिखेगा कि अच्छा 2 एल्यूमिनियम है और 3 सल्फेट है, वो हम यहीं से डायरेक्ट करते हैं, ये दो दो ले लिया। अब जो मैक्सिमम आई है किसमें, इसमें तो कंसंट्रेशन सेम, टेम्परेचर सेम, आर तो कांस्टेंट ही होता है, तो आई जिसका ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है फाइंड द मास ऑफ मॉलिक्यूलर सॉल्यूट हैविंग दिस डिजॉल्व। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या देख रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है डिक्रीजेज बाय, तो इसका मतलब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है। किसके इक्वल होता है, मोलैलिटी इनटू, वही हमारे पास वो है। मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, हमारी मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू के एफ इज 1.2। अच्छा, तो 0.2 जो है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं, गिवन वेट जो कि हमें निकालना है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज 60, ठीक है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 100, पर किसमें, ग्राम में, हमें किसमें चाहिए होता है, केजी में चाहिए होता है। तो ये हो जाएगा दिस, इसको इससे कर कैंसिल, ये मेरे पास हो जाएगा 12, इसको भी कर देते हैं, इसको काटा, ये हो गया 5। तो एम की वैल्यू मेरी 1 ग्राम आ गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसी फास्ट फास्ट कैलकुलेशन भी आपको करनी ही होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको दे देता हूँ आपका होमवर्क, क्योंकि कुछ होमवर्क भी तो करेंगे आपको, इसका आंसर कमेंट में करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी सेम पैटर्न पर है, इसको भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि कुछ तो आप घर पे भी तो करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं, कैलकुलेट द मोलर मास। अच्छा, मोलर मास निकालना है हमें फिर से, सेम ही पैटर्न है, मैं क्या इसको भी होमवर्क ही देता हूँ, 3 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर aqueous KCl solution at this temperature if Van't Hoff factor for KCl is this। अच्छा, Van't Hoff factor भी दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा हमें। सो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, आई इतनी है, सी कितनी है, कंसंट्रेशन है 0.2, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.082 या 2 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है, ये है मेरा 273 केल्विन। सब करते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमारा आएगा। 0.2 से हमने मल्टीप्लाई करा, देन वी आर मल्टीप्लाइंग 0.082 इंटू 273, सो इट इज कमिंग एज 8.1980 एम, जो हमारा 8.2 के ही बराबर होगा। सो आंसर हो जाएगा ये, सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सोल्यूशन ऑफ दिस इन दिस हैज एलिवेशन ऑफ दिस, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मोलर मास क्या होगा। सो करते हैं इसको भी ट्राई। हमारा डेल्टा टी भी दे रखा है 1.75,
किसके इक्वल होता है, आई की कोई जिक्र है नहीं भाई, आई का कोई जिक्र नहीं है, मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट कितना है 5.6, मोलर वेट वही निकालना है, इनटू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 50, सॉल्वेंट सॉरी, इनटू 1000 में करूंगा बिकॉज आई हैव टू डू दिस इन दैट इज केजी इटसेल्फ, इनटू 3। ठीक है जी, ये कर लिया मैंने। अब इसको एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं, एंड देन इसको भी काट देते हैं, वन सा ये हो जाएगा 20, इसको मैं 56 कर देता हूँ। सो मॉलिक्यूलर वेट जो है मेरा वो कहीं ना कहीं इक्वल आ रहा है, इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई ही करा देता हूँ, तो हो जाएगा 112 इंटू 3 डिवाइड बाय 1.75। इसको मैं कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ, सो ये हो जाएगा 0.25 एंड ऑल। सो ये मेरा जो है 2 पॉइंट से थोड़ा सा कम आएगा। अब इसको थोड़ा सा बट अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन यहाँ वर्क नहीं करेगी, सो हमें इसको पूरा ही कैलकुलेट करना होगा। तो 112 को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये आ जाएगा मेरा 336 डिवाइडेड बाय, अब मुझे करना है 1.75 से, सो डिवाइड कर देता हूँ मैं 1.75 से, जो कि मेरा इक्वल आ जाएगा 192 के। सो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। सो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं अब आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ क्योंकि अब टाइम कम है थोड़ा, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सो अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बताना है व्हाट इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इफ 1 ग्राम मोल, अच्छा मोल ही दे रखा है, ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ इथाइल ग्लिसरॉल। जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। डेल्टा टी भी कितना दे रखा है एक्स, तो एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी हमारे पास के एफ, जो कि हमें निकालना है, इनटू मोलैलिटी इज गिवन वेट अपॉन वो सॉरी मोल्स अपॉन वो, मोल कितने दे रखे हैं 1 ग्राम मोल, तो 1/1 kg में दे रखा है, और कुछ हमें अलग से तो नहीं निकालना। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये एक्स ही के बराबर आएगा। सो यस, तो हमारा x जो है वो के एफ के ही बराबर होगा। सो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलैलिटी, हमें मोलैलिटी बतानी है। अच्छा, हमें और चीजें गिवन है, सो ये होमवर्क क्या कर ही लेते हैं। चलिए, एलिवेशन इन वॉल्यूम कौन दे रखा है, हाँ 7.15 दे रखा है, इज इक्वल्स टू के एफ, जो कि हमें दे रखा है 2.75 इंटू मोलैलिटी, तो 2.75 इंटू मोलैलिटी, तो जो मेरी मोलैलिटी आ रही है वो 2.6 मोलल के इक्वल आ रही है। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हमें दे रखा है। हमें इस बार एक नई चीज गिवन है जो 2021 में अच्छा सवाल पूछा गया था, ये गिवन है हमें। हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताइए, काईएस बताइए। ठीक है, सो हमने रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ये पढ़ा था कि दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस, बट वी आर गिवन विद दिस, सो व्हाट वी विल डू। तो ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि हम इसको सेपरेट कर देंगे, और ये इट कैन बी रिटन एज दिस, यहाँ बहुत दिस हो गया। सो 1 - 0.15 इज इक्वल टू का यस आ गया, का यस की वैल्यू होगी 0.85, तो इजी से हमने इसको आंसर निकाल दिया। अब ये है कुछ हमारे पास क्या दे रखा है, वेंट ऑफ फैक्टर हमें निकालना है। अच्छा, इसका 0.1 हो रहा इज ऑफ सोल्यूशन इज द परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज वो बतानी है हमें डिसोसिएशन। सो ये मेन चीज जो है, आई दे रखा है हमें 2.74, ये किसकी इक्वल होता है 1 + n - 1 इंटू अल्फा। 1 को मैं इधर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट, दिस इज इक्वल टू n - 1 मतलब क्या है, n कितना है यहाँ पे 3, 3 कैसा है मैं नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता दिया। वैसे यहाँ देखेंगे ना 2 नाइट्रेट और एक बेरियम है, तो ऐसे आएगा, मजाक कर रहा था। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1.74 डिवाइड बाई 2, जो कि आ रही है मेरी सीधी सी 87, 0.87, तो डायरेक्ट 87% में लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ये मैं दे देता हूँ भाई, होमवर्क कितने कराऊंगे, सेम ही सेम तो आ रहे हैं सारे। आप देखेंगे कि हमारे ऑलमोस्ट सारे सेम ही टाइप के क्वेश्चन आए हैं, 4-5 क्वेश्चन ही मैंने होमवर्क दिए हैं, और भयंकर तरीके से हमने अपनी प्रैक्टिस भी कर ली है। ये सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको देख रहा हूँ कि आपको कितना अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, थ्योरी और क्वेश्चन इतने ज्यादा, वो भी पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको होमवर्क भी दे रहे हैं कि आप खुद भी आगे जाके कोशिश करें घर में, और हमें बस आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में, कि ताकि हमें पता तो लगे कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी जो मेहनत है वो भी आप सक्सेस में जाएगी या नहीं जाएगी। सो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होता है हमें पता है, पैसेज ऑफ वाटर या फिर वाटर का फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से नहीं बल्कि फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी, कंसंट्रेशन हमारी सॉल्यूट की, जो सॉल्वेंट है हमारा वो फ्लो करता है, सॉल्यूट फ्लो नहीं करता। जहां भी सॉल हमारी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा होगी, तो मतलब अल्टीमेटली सॉल्वेंट कम होगा, तो जहां सॉल्वेंट कम होगा तो वहीं पे सॉल्वेंट आना चाहेगा, तो इसलिए हम कहते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हमारा जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। द नेट फ्लो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस फ्रॉम वन और मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट से किधर
कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। डाइल्यूट में क्या होता है, पानी ज्यादा तो कॉन्सेंट्रेशन कम, टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सेमी पेरिमेबल। अच्छा, नेट फ्लो जो लिखा है ना, उसका मतलब ये बता दूं कि जो फ्लो होता है ना, मान लो ये एक बीकर है, इसमें ए बीकर है, ये दो बीकर है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब एक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एक की कम होगी। बट इसमें क्या होता है कि कुछ वाटर इधर से ही फ्लो करता है, वाटर इधर से ही फ्लो करता है, बट जो नेट फ्लो है वो उधर ही करेगा जिधर कॉन्सेंट्रेशन या फिर जो सोल्यूशन डाइल्यूट होगा ना। जैसे मान लेते हैं, मैं कह रहा हूँ डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, इधर भी फ्लो हो रहा है, इधर भी फ्लो हो रहा है, बट जो नेट फ्लो है वो इधर की तरफ होगा। ये जो नेट फ्लो है ना, इधर होगा। थोड़े से मॉलिक्यूल इधर भी आएंगे, थोड़े से इधर भी आएंगे, बट नेट जो है ओवरऑल इफेक्ट इधर की तरफ होगा, ये मतलब है। अब एक कंसेप्ट आता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अगर हमारे पास जैसे ये चल रहा है, हिसाब किताब चल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने वो लगा रखा है, यूट्यूब में समझा रखा है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने ऐसे यूट्यूब बना रखी है, इसमें इन्होंने समझा रखा है कि जो फ्लो हो रहा है ये फ्रेश वाटर है, ये हमारा सी वाटर है। अब ये जो फ्रेश वाटर है, इसकी हमें पता है ये डाइल्यूट होगा। ये क्या है, मेरा डाइल्यूट है काफी भाई, डाइल्यूट है सी वाटर सब, फ्रेश वाटर। और सी वाटर में क्या होता है, इसमें सॉल्ट वगैरह होती है ड्यू टू NaCl सॉल्वेंट, तो ये जो है हमारा कॉन्सेंट्रेट है। अब फ्लो किधर से आएगा, अब जो फ्लो है हमारा वो फ्लो करेगा इधर से इधर की तरफ। फ्लो हमारा किधर होगा, इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगा, वाटर हमारा फ्लो करने लगेगा, इधर फ्लो करेगा, नेट फ्लो आएगा। बट अगर मैंने ऊपर से एक एक्सटर्नल प्रेशर ऐड कर दिया यहाँ, तो एक्सटर्नल प्रेशर से क्या होगा, फ्लो जो है उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लो है, पहले जो कुछ इस तरीके का फ्लो था, नाउ इट विल गेट रिवर्स। तो जो फ्लो है वो मेरा रिवर्स हो जाएगा, और जो वाटर है वो इधर मूव करने लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका यूज भी बता देता हूँ मैं क्या हुआ। इसका यूज ये हुआ है, ये वाटर जो फ्लो करने लगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट रह जाएगी, वाटर फ्रेश वाटर में आ जाएगा, और हम वाटर को फिल्टर कर लेंगे। दिस इज ऑल्सो यूज इन वाटर फिल्ट्रेशन में भी यूज होता है। सी वाटर का जो हम फिल्टर करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। RO जो होता है हमारा घर वाला, वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस होता है। इफ अ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है, देन प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, यहाँ पे जो वो है ना कॉन्सेंट्रेशन, हमें पता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो यही वही उसी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। देन हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब कुछ होता है आइसोटोनिक, ये टर्म्स आती हैं। इसमें ये होता है कि टू और मोर सोल्यूशन है हमारे पास जिनकी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हम कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब पाई वन बराबर पाई टू है। अब हाइपरटोनिक मतलब हाइपर, हाइपर मीन्स होता है हायर, अगर उसमें अनइक्वल है। और मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब अगर C1 ज्यादा है, C1 इज ग्रेटर देन C2 है, तो हम कहेंगे जो हाइपरटोनिक है। विद रिस्पेक्ट टू पाई वन हमारा हाइपरटोनिक है, जो पाई उसकी ज्यादा है। और हाइपोटोनिक में वही कम होता है। अब जो काम का हमारा इंपॉर्टेंट वो आइसोटोनिक है, कि आइसोटोनिक में क्या होता है, हमारी जो कंसंट्रेशन होती हैं, कंसंट्रेशन नहीं बट मैं कहूँ अगर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बेसिकली, वो इक्वल करना होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कुछ आइसोटोनिक का एग्जाम्पल। सो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द मास ऑफ सुक्रोज इन इट्स 1 लीटर सोल्यूशन विच इज आइसोटोनिक टू दिस। अच्छा, आइसोटोनिक में मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया है कि हमें पाई वन बराबर पाई टू करना होता है। पाई वन बराबर पाई टू करना होता है। पाई वन मतलब C1R1T1 बराबर C2R2T2। तो यहाँ टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये भी इक्वल होगा, ये काट दूं उससे, और ये इक्वल होगा तो इसको भी कट कर देना है। तो C1 बराबर C2 करना है। C1 क्या है, हमारी मोलैरिटी है। सो अब निकालते हैं मोलैरिटी। सो C1 कैसे निकालूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है ना इसका फॉर्मूला। तो इसके मोल्स कितने, मोल्स क्या होंगे, गिवन मास जो मुझे निकालना है। मोलर मास कितना होता है सुक्रोज का, ये होता है 324 आई गेस, इंटू वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 1 लीटर दे रखी है, इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू यूरिया का मास जो ये 6.6 ग्राम पर लीटर है ना, इसका मतलब ये 6.6 ग्राम इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो मुझे इसकी पता है 6.6 डिवाइड बाय, अब इसकी क्या निकालना है मुझे, एटॉमिक मास होता है इसका 60 इंटू 1 लीटर ही है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 100। सो इसको कैलकुलेट जल्दी से लेट में डू इट। सो सॉरी, ये जरा 342 होता है, 2 और 4 में ही कंफ्यूजन नहीं है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, इतना तो चलता ही है। अब ये मास जो इक्वल आ रहा है मेरे, वो आ रहा है 0.11 इंटू 342, 37.62 विल बी माई फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन में मजा आया होगा, और इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रहे होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे आता है सॉल्यूशन A B C आर रिस्पेक्टिवली दिस कंसंट्रेशन है, ऑल सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक विद ईच अदर एक्सेप्ट। अच्छा, मतलब सबके पाई जो है, अगर मैं कहूँ, इन्होंने कहा है कि पाई ए बराबर पाई बी बराबर पाई सी बराबर पाई डी होना चाहिए, बट एक का इक्वल नहीं है, वो कौन सा है देखते हैं चलिए। पाई कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा CA R इंटू T। अब यहाँ पे टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, मुझे वेंट ऑफ फैक्टर ऐड करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फोकस। पीछे हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि ये क्या है,
मास ऑफ सुक्रोज और यूरिया दोनों ही हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, इसमें कोई भी ये डिसोसिएशन नहीं होता। अब इसमें हमें इसको ऐड करना है, तो आई इंटू, अब हमें डायरेक्टली क्या करते हैं, हम कुछ ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आर और टी हमें पता है, तो हम आई और सी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जिसका सेम आएगा बढ़िया है, जिसका अलग आएगा उसकी देख लेंगे फिर। सो ए में क्या है हमारे पास NaCl है, तो आई और सी का प्रोडक्ट 0.1 इंटू टू आ रहा है, बी पार्ट में 0.05 इंटू आई और उसका प्रोडक्ट क्या रहा है इंटू थ्री करूंगा मैं इसमें। सी नहीं है, मैंने कुछ गलती करी, अच्छा मेरा ए जो है वो यूरिया है, सॉरी, जल्दी से इसको दोबारा लिखता हूँ। तो ए मेरा यूरिया है, ए यूरिया, तो 0.2, इसका आई क्या होता है 1, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बी 0.1 इंटू टू, सी में क्या करूँगा 0.05 इंटू थ्री, और डी में मैं क्या करूंगा 0.05 इंटू चार। आई होप आपको ये आई समझ में आए होंगे, कैसे मैंने 1 2 3 4 जो लिखे हैं ये कैसे लिखे हैं। सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये सिर्फ और सिर्फ 0.15 के इक्वल आ रहा है, बाकी सारे 0.2 है। सो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सोल्यूशन सी बट ऑप्शन नंबर ए, ये खास बात है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन डजंट फ्लो इन आइदर डायरेक्शन व्हेन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, इन्होंने कहा है जो सोल्यूशन है ना वो फ्लो नहीं कर रहा किसी भी डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना वो कहीं ना कहीं या तो इक्विलिब्रियम में हो, या फिर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर हो चुके हैं। ये हमें इस बात में ध्यान रखना है कि विच ऑफ द कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो आपस में मूव नहीं करेगा। अब यहाँ पे सबके गिवन, यहाँ पे हमें बहुत सारे मासेस दे रखेंगे यूरिया के, और सबकी जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर ही दे रखी है, क्योंकि पर डीएम क्यूब लिखा हुआ है वो दे रखी है, तो वॉल्यूम हमारी सीधी सी 1 लीटर है। तो अब जो हमें इक्वल करना है वो ये करना है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया इज दिस इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्लूकोज का मास कितना होता है 180। ये मास ऑफ यूरिया है, ये मास ऑफ ग्लूकोज है। तो अगर मैं कहूँ मास ऑफ यूरिया बटे मास ऑफ ग्लूकोज, पर नीचे वन ही आएगा क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है, और उसको हमने बाकी चीज़ों को कैंसिल कर दिया, ये इक्वल आ रही है मेरी 1/3 के। तो जिसमें भी मास का रेशो 1:3 का हो वही मैं आंसर मार दूंगा। ठीक है, तो इसमें ए पार्ट में जो मेरा रेशो आएगा वो आएगा 1 का, 1:1। बी पार्ट में जो मेरा रेशो आ रहा है वो आ रहा है 1:6 का। सी पार्ट में जो रेशो आ रहा है मेरा 1:4 का, और डी पार्ट में जो आ रहा है वो 1:3 का ही आ रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाए। तो ये मेरा इस तरीके से हम करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से हमने ये रिलेशन बनाया, सीधा हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का ही लगाया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, ये कहता है सोल्यूशन 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। अच्छा, केन शुगर मतलब ये है, ठीक है, 5% सोल्यूशन है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम ऑफ इन 100 ml सोल्यूशन, इस चीज का मतलब ये होता है 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन दिस इज आइसोटोनिक विद 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस एक्स। अच्छा, तो दूसरा जो सब्सटेंस है वो है 1 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम सेम हो गई, वॉल्यूम की टर्म्स को हम कैंसिल कर देंगे, बढ़िया बात है ये तो अब हमें बताना है इसका मोलर मास, तो वही सेम ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल करेंगे, आर और टी कैंसिल हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम सेम है, तो हमें क्या करना है सीधा सा, हमें बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स इक्वल करने हैं इसका मतलब। सो गिवन वेट दैट इज 5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज दिस इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है एक्स, 1 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज एक्स। सो एक्स मेरा आ जाएगा 300, क्या होते हैं इसे, 42 डिवाइड बाय 5। सो ये मेरा आ जाएगा अराउंड 68.4 के इक्वल। सो ऑप्शन नंबर डी मेरा जाएगा। सो आई होप आपको हमारे लेक्चर में मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन था आज का। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। आपका काम क्या है, आप वीडियो को पॉज करके करते रहिए, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों चीज़ें हो रही हैं साथ साथ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि आप आखिरी दिन तक मेहनत करते रहें, क्वेश्चंस करते रहें, थ्योरी पढ़ते रहें। और अब जाइए, आपको भी जो होमवर्क दिया है वो भी तो क्वेश्चन करेंगे, और आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा उनके आंसर, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। आप यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा घर जाके भी तो आप पढ़ना ही पड़ेगा, आपको एक चैप्टर को कम से कम देना पड़ेगा। और क्वेश्चंस करिए, हमारी ऐप पे टेस्ट के लिए इनरोल हो जाइए, और हमारी ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारी जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी।